नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द न्यूज़ लॉन्चर के इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, महाराष्ट्र में बाबा सिद्दीकी की हत्या जिस प्रकार से की गई, किस गिरोह ने अंजाम दिया, किस गिरोह ने जिम्मेदारी लेने का दावा किया, ये तमाम सवाल अपनी जगह है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की बात करती है, लॉ एंड ऑर्डर की बात करती है, और गृह मंत्री अमित शाह, देश के गृह मंत्री अमित शाह बिहार में जाकर या दूसरे राज्यों में जाकर किसी भी तरह के अपराध करने वालों को उल्टा लटका देने की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, भाजपा शासित राज्य के मुख्यमंत्री मई जून में भी शिमला बना देने की बात करते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि अब जब चुनाव मुहाने पर है, अगले 2-4 दिनों में चुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती है, कल, परसों, 2 दिन बाद कभी भी हो सकती है। तो उस परिस्थिति में कौन सा मुंह लेकर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के घटक दल जनता का सामना करने जाएंगे? महाराष्ट्र में और खासकर मुंबई की राजनीति में बाबा सिद्दीकी की हैसियत कोई मामूली नहीं थी। वो बिहार और पूर्वांचल से जाकर मुंबई में अपने कारोबार का भी झंडा गाड़ना और साथ-साथ सियासत में भी नाम कमाना, ये दोनों करने वाले उन चंद लोगों में शामिल है, जो आमतौर पर दूसरे राज्यों की राजनीति में जाकर कामयाब होते हैं। बात मुंबई की करें, तो बिहार पूर्वांचल के कितने नाम आप गिनेंगे? बाबा सिद्दीकी के अलावा संजय निरुपम, कृपा शंकर सिंह, अबू आजमी, कई ऐसे नाम आपको दिखाई देंगे जो वहां जाकर उन्होंने अर्थतंत्र का साम्राज्य भी अपना कायम किया और उसके साथ साथ सियासत में भी अपनी बड़ी भूमिका निभाई। अब बाबा सिद्दीकी एमएलए नहीं थे। बाबा सिद्दीकी 2014 का चुनाव बांद्रा वेस्ट से हार चुके थे विधानसभा की सीट पर। अब वो मंत्री भी नहीं थे, कांग्रेस पार्टी भी छोड़ दी थी और एनडीए के घटक दल अजीत पवार के नेतृत्व वाले एनसीपी का हिस्सा थे, और उनके बेटे के दफ्तर के बाहर इस तरह की घटना को अंजाम दे दिया जाना, क्या ये एकनाथ शिंदे की सरकार, ट्रिपल इंजन वाली सरकार, जिसमें बाबा सिद्दीकी की पार्टी भी शामिल रही है, उस उसके अलावा एकनाथ शिंदे खुद मुख्यमंत्री हैं, देवेंद्र फडणवीस पूर्व मुख्यमंत्री अब उप मुख्यमंत्री हैं, इसके बावजूद इस तरह की घटना हो जाना किस तरह से राज्य की जनता देखेगी? राज्य की जनता ने कई बार अंडरवर्ल्ड के कई सारे बड़े-बड़े कारनामे देखे हैं। 12 मार्च 1993 का सीरियल ब्लास्ट भी देखा है। गुलशन कुमार हत्याकांड को भी देखा है। उसके बाद की परिस्थितियों को देखें, 26/11 का हमला भी मुंबई में देखा है और एक जमाने में हाजी मस्तान का जो साम्राज्य चलता था, उसे भी देखा है। गैंग वॉर के दौर को भी देखा है। लेकिन जमाना बदल गया था, समय बदल गया था और मुंबई में कहा जा रहा था कि पुराना दौर बीत गया। लेकिन पुराना दौर बीतने के बाद क्या पुराने दौर की आहट नए स्वरूप में सुनाई दे रही है? और जब नए स्वरूप में सुनाई दे रही है और उसका पहला शिकार एक पूर्व मंत्री बनता है, 3 बार का एमएलए बनता है, जिसका बेटा एमएलए है वो खुद बनता है, तो एकनाथ शिंदे की सरकार के लिए कितना स्कोप बचता है? भारतीय जनता पार्टी के पास गवर्नेंस, सुशासन का मॉडल पेश करने के लिए कितना स्कोप बचता है? और इन सब से आगे बढ़कर देखें, तो अब यदि भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के कोई भी बड़े से बड़े नेता महाराष्ट्र में जाकर कानून व्यवस्था के ऊपर जब बात करेंगे जनता के बीच, चुनावी जनसभाओं में जब कानून व्यवस्था की बात करेंगे, तो क्या वहां मौजूद भीड़ को हंसी नहीं आएगी? क्या उसे नहीं लगेगा कि ये क्या हो रहा है? जब मुंबई शहर में इस तरह के लोग सुरक्षित नहीं है, तो आम आदमी कैसे सुरक्षित हो सकता है? जो सिक्योरिटी मिलने के बावजूद सुरक्षित नहीं है, तो महाराष्ट्र का आम आदमी कैसे सुरक्षित रहेगा? ये सब सवाल हैं और इन सवालों को नए सिरे से, सियासी चश्मे से और सियासत से आगे बढ़कर लॉ एंड ऑर्डर के चश्मे से देखने की कोशिश करें, तो कई बातें साफ होती हैं। पहला, इस देश की आर्थिक राजधानी मुंबई है, तो क्या मुंबई की सुरक्षा के मामले में महाराष्ट्र का इंटेलिजेंस और महाराष्ट्र की पुलिस के बीच कोई तालमेल नहीं है?
क्या महाराष्ट्र की सियासत में जहां ज्यादातर जिलों में कमिश्नरेट सिस्टम लागू है, डीजीपी सिस्टम नहीं है, क्या वो कमिश्नरेट सिस्टम फेल हो रहा है? वही कमिश्नरेट सिस्टम जिसे लखनऊ और नोएडा में उत्तर प्रदेश में भी लागू किया गया है। अब हमारे बहुत सारे दर्शक जो प्रशासनिक जो पेचीदगियों को नहीं समझते हैं, उनके लिए बता दूं कि कमिश्नरेट सिस्टम और डीजीपी सिस्टम में फर्क होता है। बिहार में, उत्तर प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में, हरियाणा में, मध्य प्रदेश में, झारखंड में आप देखेंगे कि डीजीपी सिस्टम चलता है। यानी एक डीजीपी होते हैं, डीजीपी के नीचे आईजी, डीआईजी होते हैं और एक जिले की कमान यानी डीजीपी के नीचे की डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जो प्रदेश की पुलिस के मुखिया होते हैं, उनके नीचे की जो प्रशासनिक यूनिट जो सबसे महत्वपूर्ण होती है, वो होती है एसपी की, जिले के पुलिस कप्तान की, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। और उसके नीचे डीएसपी वगैरह भी होते हैं, डिप्टी एसपी। लेकिन एसपी के नीचे की जो सबसे महत्वपूर्ण यूनिट होती है, वो होती है स्टेशन हाउस ऑफिसर एसएचओ की। आम बोलचाल की भाषा में कहें तो दरोगा जी की। पुलिस प्रशासन जो डीजीपी सिस्टम में चलता है, उसके तीन ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं। एक, सबसे महत्वपूर्ण यूनिट एसएचओ यानी दरोगा जी की, थाना प्रमुख। दूसरा, जिला पुलिस कप्तान। और तीसरा, प्रदेश का पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी। लेकिन ध्यान रखिए, इस डीजीपी सिस्टम में लॉ एंड ऑर्डर कमेटी का जो जिला स्तर पर जो चेयरमैन होते हैं, वो डीएम होते हैं। अब कमिश्नरेट सिस्टम इससे कैसे अलग है, जो मुंबई और महाराष्ट्र में है, दिल्ली में है। दिल्ली में डीजीपी नहीं होते, दिल्ली पुलिस कमिश्नर होते हैं, सीपी होते हैं, ज्वाइंट सीपी होते हैं। या यूपी में नोएडा और लखनऊ में जो कमिश्नरेट सिस्टम लागू है, वो कैसे अलग है? तो पहली बात, डीजीपी सिस्टम में लॉ एंड ऑर्डर के मुखिया डीएम होते हैं, ना कि पुलिस प्रशासन के लोग। पुलिस प्रशासन के लोग तालमेल बिठाकर काम करते हैं सामान्य प्रशासन विभाग से। कमिश्नरेट सिस्टम में लॉ एंड ऑर्डर का पूरा मामला आईएएस और पीसीएस के पास नहीं, बल्कि वो सीधे पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के पास चला जाता है। लॉ एंड ऑर्डर के पूरे मामले वहीं शिफ्ट हो जाते हैं और आईएएस सिर्फ रेवेन्यू कम कलेक्टर तक सीमित रह जाते हैं, यानी राजस्व वसूलने वाले कर्मचारी। सामान्य प्रशासन जो शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग वगैरह देखते हैं, खेतों में यूरिया पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, जिले में यूरिया की, डीएपी की कमी तो नहीं है, वही सब काम उनके जिम्मे रह जाता है। तो महाराष्ट्र में डीजीपी सिस्टम नहीं होके कमिश्नरेट सिस्टम है, खासकर मुंबई में। तो क्या ये कमिश्नरेट सिस्टम फेल हो रहा है? और जब ये फेल हो रहा है, तो क्या एकनाथ शिंदे की सरकार इसका निदान निकालने के लिए सक्षम नहीं है? ये सवाल जनता के बीच में होगा। सवाल इसलिए भी होगा कि महाराष्ट्र के विधायक अभी 2 साल पहले एक-एक कर गुवाहाटी जा रहे थे और सरकार पलट रही थी। सरकार जब पलट रही थी और नई सरकार जो बनी 32 महीने की उद्धव ठाकरे सरकार के चलने के बाद, उसके ऊपर पहले से सवालिया निशान है। 50 खोखे एकदम ओके का कथित नैरेटिव, गुवाहाटी मॉडल से बनी हुई सरकार, गुजरात लॉबी का हस्तक्षेप, ये तमाम चीजें सियासत में चल रही हैं और उन सब के बीच लॉ एंड ऑर्डर का मामला सामने आ रहा है। किसानों की समस्या अलग से है, नौजवानों की समस्या अलग से है, सरकारी कर्मचारियों के ओल्ड पेंशन स्कीम का मामला सुलझा नहीं है, बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा अलग से है, महाराष्ट्र के कुछ प्रोजेक्ट उठकर गुजरात चले गए, वो मुद्दा अलग से है। और इन सब के बीच जब नया मुद्दा लॉ एंड ऑर्डर का आ जाए, तो एकनाथ शिंदे की सरकार जनता को भरोसा कैसे दिलाएगी? देश के गृह मंत्री अमित शाह डबल इंजन की सरकार की वकालत कैसे करेंगे चुनाव में? और जब वो वकालत करने की स्थिति में नहीं होंगे, तब सवाल उठता है कि प्रधानमंत्री किस प्रकार से एकनाथ शिंदे की सरकार के लिए अपनी चुनावी सभाओं में वोट मांगेंगे, मोदी की गारंटी देंगे। ये सब सवाल बाबा सिद्दीकी कांड ने खड़े कर दिए हैं। बाबा सिद्दीकी कांड ने जो सवाल खड़े किए हैं, इन सवालों में एक सवाल और है, सलमान खान से जुड़ा हुआ, बॉलीवुड से जुड़ा हुआ। क्योंकि सोशल मीडिया में जो वायरल हो रहा है और जिस आधार पे ये दावा किया जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इस घटना को अंजाम दिया है, उस आधार को यदि आधार बना करके ही, उसी को बेस बना करके ही यदि हम चर्चा करें, तो सवाल ये भी तो उठता है कि इसके पहले पुलिस एक्टिव क्यों नहीं थी? सुरक्षा को लेकर के आज ही, कल ही मैं दीपक शर्मा जी के साथ बात कर रहा था,
जाने माने क्राइम रिपोर्टर रहे, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट रहे। वो साफ कह रहे थे कि 15 दिन पहले उन्हें ईमेल मिला था, उसके बाद उन्हें सिक्योरिटी भी दी गई थी और 5 एक्टिव गनर उनके पास होते तो शायद ये कांड नहीं होता। ये बात जनता भी जानती है। यहां तक कि अमेरिका की, यूएसए की एजेंसियां भी कहती है कि पहली गोली हम रोक नहीं सकते, लेकिन दूसरी गोली रोक सकते हैं। अभी आपने देखा डोनाल्ड ट्रंप पे हमला हुआ था, अमेरिका में हुआ था। पहली गोली चली लेकिन दूसरी गोली चलाने का मौका नहीं दिया। यहां तो धड़ाधड़ 3 गोलियां चल गई। 3 गोलियां लग गई, चली कितनी वो अलग बात है। वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में साफ होगा। तो क्या वहां पुलिस प्रशासन की ट्रेनिंग में दिक्कत है या सरकार ट्रेनिंग पे खर्च नहीं करना चाहती? कई महत्वपूर्ण सवाल जो खड़े हुए हैं, ये सवाल एक तरफ केंद्र के गृह मंत्रालय और राज्य के लॉ एंड ऑर्डर संभालने वाले गृह मंत्रालय यानी देवेंद्र फडणवीस और अमित शाह के बीच, जो एक ही विभाग राज्य और केंद्र स्तर पर है। और मुंबई जैसे मामलों में जो देश की आर्थिक राजधानी है, वहां केंद्र और राज्य के बीच तालमेल की जरूरत ज्यादा महसूस होती है। तो क्या तालमेल की कमी है? राजनीतिक तौर पर तो कई बातें होती है कि देवेंद्र फडणवीस और अमित शाह के बीच कथित तौर पर कुछ राजनीतिक मतभेद हैं, इसकी चर्चा होती है। लेकिन राजनीतिक मतभेद अपनी जगह होते हैं और राजनीतिक मतभेद के लिए कहीं कोई गुंजाइश बचती नहीं है। लेकिन इन सब से ऊपर उठकर जो सवाल खड़ा होता है वो यही है कि आखिर देश की माया नगरी, आर्थिक राजधानी, वहां की सुरक्षा के मामले में तालमेल बिठाने में यदि राज्य सरकारें नाकाम है तो किस आधार पर वहां जाके वोट मांगेगी? केंद्र सरकार नाकाम है तो किस आधार पर वोट मांगेगी? याद रखिए, ये यही मुंबई है जहां 26/11 के की घटना के बाद जब देश के गृह मंत्री 3 बार सूट बदल कर आए थे। जी हाँ, शिवराज पाटिल उस वक्त के गृह मंत्री, मनमोहन सिंह ने उनका इस्तीफा ले लिया था। उसी घटना में रतन टाटा के ताज होटल में, ताज ग्रुप के होटल, मुंबई के आइकॉनिक ताज होटल में, जब उस घटना के बाद सुरक्षा इंतजामों का और जवाबी कार्रवाई के मामले का निरीक्षण करने के लिए मुख्यमंत्री उस वक्त के विलासराव देशमुख पहुंचे थे, तो उनके साथ राम गोपाल वर्मा भी दिखाई दिए थे, जाने माने फिल्म डायरेक्टर। क्या हुआ था? उस वक्त इतना ताकतवर सोशल मीडिया नहीं था, लेकिन चर्चा होने लगी कि क्या राम गोपाल वर्मा वहां भी अपने लिए इस घटना के बीच आपदा में अवसर तलाशने के लिए मुख्यमंत्री के साथ तो नहीं गए थे? यानी उस घटना पे कोई फिल्म बनाने जैसी बात तो नहीं थी। और ये मुद्दा इतना तूल पकड़ लिया, इतना तूल पकड़ लिया, जिससे विलासराव देशमुख की गद्दी चली गई थी। ये यहीं पे हुआ था, मुंबई में। और जब विलासराव देशमुख की गद्दी चली गई इस घटना में, उसके बाद जाकर साफ हुआ कि राम गोपाल वर्मा अपने किसी करीबी से उनका हाल-चाल जानने, उनका कुशल-क्षेम पूछने जो ताज होटल में फँसे हुए थे, वो आए थे और विलासराव देशमुख सुरक्षा इंतजामात का जायजा लेने आए थे। और कोइंसिडेंटली संयोग से दोनों आपस में एक जगह टकरा गए थे, मिल गए थे। और उस वक्त कुछ खबरनवीसों ने उनकी फोटो ले ली थी और उस फोटो ने विलासराव देशमुख की कुर्सी ले ली थी। सवाल ये नहीं है कि घटना हुई या नहीं हुई। सवाल ये है कि उस घटना को लेकर सत्ता कितनी संजीदा है, सरकार कितनी संजीदा है, शासन और प्रशासन के बीच कितना तालमेल है और ये तालमेल जनता को भरोसा दिला पाने में कितना कामयाब है, कितना सफल है। और जब ये नहीं है तो चुनाव में जवाब देना मुश्किल हो सकता है। सामाजिक समीकरण वैसे भी एनडीए के खिलाफ जा रहे हैं और प्रशासनिक रूप से भी जो विफलता है, उस विफलता के लिए कोई उत्तर नहीं है, न तो राज्य सरकार के पास और न ही राज्य सरकार की पीठ पर खड़े डबल इंजन की वकालत करने वाले केंद्र सरकार के पास। अब आगे आगे देखिए होता क्या है, जिम्मेदारी कौन लिया कौन नहीं लिया, किसने इस कांड को अंजाम दिया, किसने नहीं दिया, ये इन्वेस्टिगेशन का, ये जांच का विषय है। उसके बाद की कार्रवाई न्यायपालिका का विषय है। लेकिन सबसे ऊपर जो विषय है वो यही है कि पिछले 27-28 महीनों से जो सरकार वहां चल रही है, उस सरकार को जनता का भरोसा कितना हासिल है और वो सरकार इस जनता को भरोसा दिला पाने में, अपने इकबाल को कायम रख पाने में कितना कामयाब रही है। ट्रिपल इंजन की सरकार वहां है। एक तरफ अजीत पवार के एनसीपी का पहिया लगा हुआ है, एक तरफ नरेंद्र मोदी, अमित शाह और देवेंद्र फडणवीस की बीजेपी का पहिया लगा हुआ है और आगे का पहिया
जो लगा हुआ है वो आगे के पहिया एकनाथ शिंदे का लगा हुआ है। और ये ट्रिपल इंजन की सरकार और दिल्ली से एक अलग ज्यादा ताकतवर इंजन जहां से उसे ऑक्सीजन मिल रहा है, वो सब कुछ होते हुए माया नगरी सुरक्षित नहीं है। ये अपने आप में बड़ा सवाल है और एक नाथ शिंदे की सरकार कैसे जनता का सामना करेगी, ये यक्ष प्रश्न है। देखते जाइए होता क्या है। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।